आप सभी का स्वागत है आज की इस साइंस की लाइव क्लास में। लाइव प्रोसेस जैव प्रक्रम के बारे में आज हम पढ़ेंगे और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। अपना नाम भी आप सभी लिख रहे हैं। तो आपने पहले भी कुछ एक क्लासेस अटेंड की हैं, तो अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट क्लास है ये, तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे और कमेंट्स के अंदर आप लिख सकते हैं। आपके जो भी कमेंट्स होंगे यहाँ पे मैं लगातार रीड करूँगा और उसके आंसर भी दूँगा। बेहतर यही होगा कि आप अपने साथ एक पेन और कॉपी लेके बैठें, ताकि जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे आपके साथ डिस्कस किए जा सकें। और आपका कोई भी पिछले जितने भी वीडियोज़ थे, क्योंकि इस लेसन के लगभग 3 वीडियोज़ हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो जो भी वीडियोज़ वहाँ पे आपको पहले डिलीवर हुए हैं, उनमें भी कोई प्रॉब्लम रहती है, तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो अलग-अलग जो चैप्टर्स थे उसके अकॉर्डिंग जो भी पॉइंट्स 3 वीडियोज़ के अंदर गए थे, उन्हीं को हम यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का। तो देखिए, पहला ही अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग हमने की थी जैव प्रक्रम से, कि यहाँ पे पाठ का नाम ही जैव प्रक्रम है। जैव प्रक्रम की बात करें तो 2 मेन हिस्सों में, जैसे मैंने पहले भी बताया था। आपका क्वेश्चंस हो तब तक आप क्वेश्चंस नीचे कमेंट्स बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखते रहिएगा। अ, और अपना नाम और स्कूल का नाम ज़रूर लिखें। जैव प्रक्रम यहाँ पे है। तो जैव प्रक्रम को हम 2 हिस्सों में तोड़ के पढ़ सकते हैं। एक होता है जैव, एक होता है प्रक्रम। जैव यानी कि जो भी जीवित चीज़ें हैं उन सब के लिए, और प्रक्रम उनमें होने वाली प्रक्रियाएं, प्रक्रम जितने भी हैं वो सारे के सारे। इस चीज को हमने पहले बहुत अच्छे से समझा था कि जैव और प्रक्रम। तो उसके लिए देखिए, हमने जैव और अजैव के बीच में अंतर किया था। आपके सामने कुछ एक वस्तुएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। कुछ जैव हैं, उनमें से कुछ एक वस्तुएं यहाँ पे अजैव हैं, जिसको हम निर्जीव भी कहते हैं। तो यहाँ पे जैव कहें, निर्जीव कहें, वो एक जैव कहें तो वो लिविंग हो गई, और निर्जीव मतलब नॉन लिविंग, वो अजैव भी कह सकते हैं, उसको किसी भी तरीके से कहा जा सकता है। तो उनमें से जो भी हो आप कह सकते हैं यहाँ पे। तो ये कुछ एक वस्तु थी और आपने इन सबको वर्गीकृत भी किया था, और उसके बेस के ऊपर हमने कहा था कि जो ये चीजें हैं, गायें हैं, जैसे बच्चा है, कुत्ता है, ये सारे के सारे जैव हैं। और जो निर्जीव वस्तुएं थी, जैसे कुर्सी, मेज, कागज आदि, इस तरह की बहुत सारी वस्तुएं, वो सारे की सारी जो भी थी वो निर्जीव थी। अब जैव और अजैव के बीच में अंतर करें, तो एक अंतर हमें सिंपल सा हम कहते हैं कि जो वस्तुएं सांस लेती हैं वो जैव हैं, और जो वस्तुएं सांस नहीं ले पाती वो अजैव होती हैं। क्या ये पॉइंट, क्या सिर्फ इतना कहना ठीक होगा? आप नीचे हाँ या ना में जवाब लिखें कि क्या वस्तुओं को सिर्फ जैव, सिर्फ सांस लेने के आधार पर जैव और अजैव में अंतर करना ही जरूरी है, या इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है? क्या ये अंतर करना ही सही है? आप हाँ या ना में जवाब दें, या इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी हो सकते हैं। अपना राय जरूर लिखते रहें यहाँ पे, सो दैट कि ये पता चलता रहे कि हाँ, बहुत अच्छे, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आंसर दे रहे हैं। आंसर आपके आपको दिखाई दे, इसके लिए मैंने आपका प्रबंध कर रखा है। आप देखते रहिएगा, आपके आंसर्स जितने भी होंगे वो आपको जरूर दिखाई देंगे। एंड आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो भी आपको जरूर दिखाऊंगा मैं, कि सो दैट कि आपको भी पता चलता रहे कितना यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, कितना अच्छे से सीख पा रहे हैं चीजों को। चलिए, हम जैव और अजैव के बीच में बात कर रहे थे, जैव और अजैव। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पे जैव और अजैव के बीच में करें, तो एक सिंपल सी डेफिनेशन बनती है, जैव वो सारी वस्तुएं हैं जिसमें पोषण, शोषण, उत्सर्जन, वृद्धि जैसी क्रियाएं होती हैं। अब सिर्फ सांस लेना वहां पे सफिशिएंट नहीं था, तो जिसमें मनुष्य आता है, पशु आता है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं एक सुंदर सी तितली, और ये पेड़ भी लगातार हिल रहा है, ये दोनों भी जैव है। और यहाँ पे कुछ चीजें रखी हुई है, ये सारी की सारी अजैव है। अब एक चीज यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, व्हाट अबाउट दीज बुक्स? क्या ये जैव हैं या अजैव? लिख दीजिए नीचे फटाफट कमेंट्स के अंदर, ये जैव हैं या अजैव हैं। बुक्स यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रही है वो जैव हैं या अजैव हैं? बुक जैव हैं या अजैव हैं? आपके उत्तर का इंतजार रहेगा, और आपके उत्तर में आपको दिखाऊंगा जरूर किसने क्या आंसर किया है, वो आपको दिखेगा जरूर कि कौन सा आंसर आपकी तरफ से आ रहा है। अजैव हैं, अजैव हैं, नो, यस, बिल्कुल अजैव हैं। क्या आप में से कोई ये भी लिख सकता है ये अजैव क्यों है? क्या कारण रहा होगा कि ये अजैव है? कौन सा, कोई भी एक कारण, कोई भी एक कारण जो आपको लगता है कि ये अजैव है, वो एक बार लिख दीजिए। कोई भी एक कारण आपको लगे कि ये अजैव है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं नीचे कमेंट्स के अंदर। कोई भी एक कारण जो आपको लगता है, भाई वो सांस लेती नहीं है, लेती है, हवा लेती है, नहीं लेती,
मरती नहीं है, या जो भी कोई भी कारण है इस तरह का, क्योंकि एक नॉन लिविंग के लिए हम ये भी कहते हैं कि ये संसार नश्वर है, नष्ट हो जाता है, जो भी लिविंग चीजें हैं वो एक दिन मरेंगी जरूर। तो क्या ये किताबें, ये भी एक कारण हो सकता है, वो भी लिखिए इसके नीचे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं तब तक कंसेप्ट में। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं आपके लिए। एक और क्वेश्चन यहाँ पे है, मैं थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखाता हूं सो दैट कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ पाए। ये है कि निम्न में से किसे जीवित जीवों का, यहाँ पे देखिए दो शब्द लिखे गए हैं, जीवित जीवों का, एक भी लिखते तो भी काम चल जाता, जीवों का भी काम चल सकता था, विशेष गुण नहीं कहा जा सकता। जीवों का विशेष गुण नहीं है, कौन सा है? ए, बी, सी, डी, चार ऑप्शन है हमारे पास। सांस लेना, भोजन करना, प्रतिक्रिया देना, वृद्धि करना, और इसके बारे में मैं पहले वीडियोस के अंदर बात कर चुका हूं। यस, देखते हैं कौन कौन आंसर बिल्कुल ठीक आंसर देगा। चार ऑप्शन है ए, बी, सी, डी, जिसमें सांस लेना, भोजन करना, प्रतिक्रिया देना और वृद्धि करना, ये चार ऑप्शन हैं। चार में से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि सही है? सी, अभी तक सी का ऑप्शन आया है। सी, आई एम हमेशा सी, बिल्कुल ठीक है। आप भी देख लीजिए अपने आंसर, जो भी सी लिख रहे हैं यहाँ पे, सी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। प्रतिक्रिया देना जीवों का विशेष गुण नहीं है। जैसे अभी हो रहा है, आप भी देख रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स एक्टिव हैं, कुछ एक्टिव नहीं है, बट वो जीवित तो हैं, वो जैव तो हैं। जो आंसर दे रहे हैं वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जो आंसर नहीं दे रहे वो जरूरी थोड़ी है कि वो जीवित नहीं है, तो वो दे या ना दे। परंतु सांस सभी ले रहे हैं, भोजन सभी करते हैं, वृद्धि सभी करते हैं, परंतु प्रतिक्रिया जरूरी नहीं है। तो इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो इन दोनों में से, जो चारों ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से जो सही उत्तर है वो है सी, प्रतिक्रिया देना। तो प्रतिक्रिया देना कोई जरूरी नहीं है, जीवों का विशेष गुण नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक उदाहरण और आपके लिए, एक और क्वेश्चन आपके लिए आ गया है। निम्न में से अजीव का उदाहरण नहीं कहा जा सकता, किसे अजीव का उदाहरण, मैं यहां पे अब की बार हाईलाइट नहीं करूंगा पॉइंट को, आपको खुद ध्यान रखना इस पॉइंट का, कि किसे अजीव का उदाहरण नहीं कहा जा सकता? पर्वत, लकड़ी, वायु या मेंढक? पर्वत, लकड़ी, वायु या मेंढक, किसे नहीं कहा जा सकता अजीव का उदाहरण? डी। यस, मैं उत्तर आपको दिखा रहा हूं आपके, देखिए कौन फास्ट आंसर देगा। सबसे पहले आंसर कौन दे रहा है, देखते हैं यहां पे कितना जल्दी कंप्लीट करते हैं। वेरी गुड, सभी का डी। इसका मतलब एक चीज तो यहां पे माननी पड़ेगी कि स्टूडेंट्स जब ध्यान से पढ़ते हैं उनको समझ में सारी चीजें आती हैं। तो यहां पे सिंपल सा क्वेश्चन था कि अजीव का उदाहरण, एक दो बीच में सी भी आए हैं, सी राइट नहीं। देखिए अजीव का उदाहरण नहीं, अजीव का उदाहरण नहीं, जो क्वेश्चन है वो ये है, अजीव का उदाहरण नहीं, जो यानी कि अजीव नहीं है। जो अजीव नहीं है वो क्या है? सजीव है। और इनमें से कौन सजीव है? सिर्फ मेंढक सजीव है, बाकी सारे तो पर्वत, लकड़ी, वायु, ये सारे क्या आते हैं? अजीव आते हैं। तो इस तरीके से ये चीजें बनती हैं। तो ये चीज आप थोड़ा थोड़ा ध्यान रखें इस तरह का, कि अजीव किसे कहते हैं और वो पॉइंट्स। तो सही आंसर था मेंढक। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, फिर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एक पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो जीव और अजीव के बारे में हमने सीखा कि जीव वो हैं जो सांस लेते हैं, वृद्धि करते हैं और अपना भोजन करते हैं, और निर्जीव वो है जो इसके अंदर वृद्धि नहीं होती। निर्जीव में वृद्धि भी हो सकती है, बाई चांस कोई इस तरह का हो, जैसे कोई चीज फूल जाए अपने आप। कई बार देखा होगा तो पानी वगैरह की वजह से या किसी और कारण से, गैसियर कुछ रिएक्शंस की वजह से फूल सकती हैं, इसका मतलब वृद्धि वहां पे हो सकती है, बट वो सांस नहीं लेती, या इस तरह के कई और भी पॉइंट्स होते हैं, सभी पॉइंट नहीं होते। तो 2020 की बात हम याद करते हैं, आपको ध्यान होगा जब आप शायद 7वीं 8वीं क्लास के अंदर होंगे, 6ठी 7वीं क्लास के अंदर, जब लॉकडाउन लगा था पूरे भारत में, और पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में लॉकडाउन लगा था। किसके कारण लगा था? कैन यू टेल मी? यस, बिल्कुल सही है, कोविड-19 वायरस। जो कोविड-19 का जो वायरस आया था उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर लॉकडाउन, पूरे इंडिया के अंदर लॉकडाउन लगा था। अब एक छोटा सा प्रश्न मेरा आपसे है कि अगर वायरस की बात करें, जैसे अभी आपने बताया कि कोविड वायरस था, वो कोरोना वायरस जिसको हमने कहा था, वायरस सजीव होता है या निर्जीव? वायरस सजीव होता है या निर्जीव, ये आप बताइएगा। वायरस सजीव होता है या निर्जीव? सिर्फ इतना लिखना है आपको, सजीव होता है या निर्जीव। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख रहे हैं सर ये सजीव भी होता है और अजीव भी, रितिका लिख रही है यहाँ पे। और मैं फास्ट, इतने फास्ट आपके आंसर्स आ रहे हैं, मैं यहाँ पे पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। दोनों होता है, निर्जीव, सजीव,
निर्जीव, सजीव, सजीव, आई एम एंड सजीव और निर्जीव दोनों होता है। यस, बिल्कुल सही है। ये इसकी प्रकृति जो है ना वो दोनों की होती है, वो सजीव भी है, निर्जीव भी है। जब तक बाहर पड़ा है वो निर्जीव है। और आपने पढ़ा होगा लॉकडाउन लगाने का कारण क्या था? यही था कि अगर वो आपस में संपर्क में नहीं आएगा तो वो किसी जीवित बॉडी के अंदर, जीवित शरीर के अंदर नहीं जा पाएगा, जिसके कारण उसको जीवित होने का मौका नहीं मिलेगा। जीवित मौका न होने का नहीं मिलेगा तो फैलेगा कम। तो कुछ टाइम के बाद वो खत्म हो जाता है। तो यही कारण था। तो वायरस की अगर हम प्रकृति देखें तो वायरस की प्रकृति दोनों तरह की होती है। वो सजीव भी होता है, निर्जीव भी होता है। हिंदी में उसको विषाणु कहते हैं। तो विषाणु सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार का होता है। अभी तक सिर्फ मैं ही क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपकी तरफ से नहीं आए। लिख दीजिएगा कमेंट्स के अंदर कोई भी क्वेश्चन आपका हो। यहाँ पे जो वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है वह सजीव हो जाता है और जो वायरस बाहर पड़ा रहता है वो नीचे होता है, वो निर्जीव होता है। बिल्कुल सही बात है। अब बात करते हैं, देखिए हमने अध्याय शुरू किया था जैव और परक्रम। खैर जैव को तो हमने अच्छे तरीके से समझ लिया, कौन जैव हैं, कौन अजैव हैं और कौन दोनों ही प्रकार के लिए हुए हैं ड्यूल नेचर के साथ। अब बात आती है परक्रम की। परक्रम क्या है? देखिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जीव जो भी होंगे, जीव जीवित रहने के लिए क्या क्या करता है। आप सोच सकते हैं, इस पॉइंट को अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं और यहां भी लिखना चाहें तो आप कमेंट्स के अंदर भी, यहाँ पे जो कमेंट जितने भी हैं इनमें लिख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए उसको भोजन भी करता है, क्योंकि उसको जीवित रहने के लिए, अपनी अनन्य प्रक्रियाएं करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा कहां से मिलेगी? ऊर्जा के लिए उसको भोजन करना पड़ेगा। भोजन के साथ साथ उसको कुछ शोषण भी करना पड़ेगा। अब एक कोशिकीय जीव की बात करें तो वहां पे एक कोशिकीय जिसमें सिर्फ एक ही कोशिका होती है, जैसे कि अमीबा। अमीबा भोजन ले सकती है, वो अपना भोजन करती है और वहीं से उसका शोषण हो जाता है और बाहर निकाल देती है बचे हुए पदार्थों को। देन सारे जीव तो एक कोशिकीय नहीं होते। हम अपनी ही बात करें तो हमारे अंदर तो पता नहीं कितनी सारी कोशिकाएं हैं, बहुत संख्या है उनकी। और भी दूसरे जीवों के अंदर बहुत ज्यादा संख्या हो जाती है। तो इसका मतलब पोषण, अमीबा ने तो अपनी सतह से पोषण ले लिया, तो क्या सारी कोशिकाएं, हमारे दिल के अंदर जो कोशिका है फॉर एग्जांपल, हमारे जो आंतों के अंदर जो कोशिका है, क्या वो बाहर आके आएगी अब मुझे खाना खिलाओ, अब मैं खाना खा चुका हूं, तो इस तरीके से क्या ऐसे होगा? नो, ऐसी स्थिति नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोशिकाएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो हर एक के लिए हमें भोजन पहुंचाना पड़ेगा। तो भोजन पहुंचाने के लिए आप ध्यान रखिए अब इस पॉइंट को, भोजन पहुंचाने के लिए गाड़ियां तो चाहिएगी ना जो वहां तक, उन कोशिकाओं तक भोजन लेके जाए। अब भोजन से अकेले से काम चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उनको जीवित भी रहना है। जीवित रहना तो शोषण करना पड़ेगा। अब शोषण करने के लिए वायु चाहिए, भोजन भी चाहिए, वायु भी चाहिए। शरीर से बाहर कोशिकाएं आ नहीं सकती, शरीर के अंदर ही हमें भेजना पड़ेगा। तो इसका मतलब गाड़ियां बहुत सारी चलेंगी वहां पे। और फिर दो काम तो हो गए यहाँ पे। अब बचा हुआ जो खराब पदार्थ है, जो उन्होंने पाचन कर लिया, उसके बाद कुछ पदार्थ बच गया, तो उसको बाहर भी तो निकालना है। इसका मतलब एक उत्सर्जन के लिए भी पूरा तंत्र चाहिए। तो यानी कि इस तरह का अगर एक जीव को जीवित रहना है और वो बहुकोशिकीय जीव है, तो उसको इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। और इन सब को मिलके, जिसमें हमारा पोषण भी आता है, भोजन करना, शोषण आता है, सांस लेना, वहन, उसके लिए क्योंकि मैंने बताया ना कि ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी, उसको लेके जाना पड़ेगा हर कोशिका तक, तो ये वहन होता है। तो वहां पे ले जाने लाने के लिए वहन करना पड़ेगा और बाहर भी निकालना है चीजों को, तो उत्सर्जन भी, क्योंकि जीवित रहना है। तो ये सारी चीजें मिलके बनती है और इन सभी चीजों को कलेक्टिवली हम कहते हैं परक्रम। अब सबको मिला दें तो वो हो जाता है परक्रम। तो इस तरीके से बनता है हमारा जैव परक्रम। तो इसका मतलब चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे आ गए। कौन कौन से? पोषण, फिर शोषण, फिर वहन और उसके बाद उत्सर्जन। तो ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेगी जीवित रहने के लिए, किसी भी जीव को। अब इससे हम इनको एक एक करके बारी बारी से पढ़ने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। आपका प्रश्न हो तो आप नीचे लिख सकते हैं। एक एक छोटा सा ये वीडियो आपको दिखाई दे रहा होगा, आई थिंक सभी को दिखाई दे रहा होगा। नहीं दिखाई दे रहा तो मैं बड़ा करके दिखा देता हूं आपको, देखिए। यस, क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? क्या है ये चीज? आपने देखा है कभी? जब बाजार में गए होंगे तो आपने भी कुछ खरीदा होगा इस तरह का, और उस पे कुछ इस तरह की चीजें लिखी हुई होंगी। उसमें सैचुरेटेड फैट कितना है, शुगर की मात्रा कितनी है, और दूसरे विटामिन ए, बी, सी या दूसरे न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, वो सारी चीजें लिखी हुई होंगी। ये होता क्या है? अगर कभी नहीं देखा तो अब की बार जब भी मौका मिले तो देखना जरूर इस तरह की चीज को।
ये सब क्या होते हैं? ये है जरूरी पोषक तत्व जो हमारे लिए जरूरी है। तो इस तरह के पोषक तत्व कैसे मिलते हैं, कैसे हमारे शरीर तक पहुंचेंगे? तो इस प्रक्रिया को, जो पोषक तत्वों को शरीर को पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे पोषण। पोषण क्या है? भोजन ग्रहण करना और पचे भोजन का अवशोषण। अब पोषण के भी अनेकों विधियां होती हैं, उसके बारे में भी हम आगे बढ़ेंगे। तो भोजन जो हम लेते हैं उसी को एक तरीके से यहाँ पे कहीं तो पोषण ही बनता है, और दो प्रकार से पोषण कर सकते हैं। एक होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण कौन सा है? स्वपोषी, देखिए कुछ पॉइंट्स आपके विज्ञान में कोई आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। एक की कंसेप्ट बता रहा हूं विज्ञान को समझने का, कभी रट्टा मत लगाइए। जो चीजें लिखी हुई है ना उसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे स्वपोषी, स्वपोषी, स्व मतलब खुद, अपने आप, पोषी जो अपना पोषण, भोजन तैयार कर सके, वो पोषण, इस तरह का जो पोषण होता है वो स्वपोषी पोषण होता है। यानी कि जो अपना भोजन स्वयं तैयार कर लें या अपने आप जो पोषण कर सके, उस तरह के पोषण को हम यहाँ पे कहते हैं स्वपोषी पोषण। और जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहे, वो होता है विषम पोषी पोषण। अब आपको दो चित्र दिखाई दे रहे हैं, एक पेड़ का और दूसरा यहाँ पे एक बच्चा दिखाई दे रहा है। अब हो सकता है आप में से बहुत सारे इसको स्वपोषी पोषण के लिए और विषम पोषी पोषण के लिए एग्री हो, या बहुत सारे कहें कि नहीं सर आप गलत कह रहे हैं, इस तरह का नहीं होना चाहिए। हम तो अपना भोजन खुद बनाते हैं, मेरी मम्मी बनाती है, खुद मैं बनाता हूँ, तो इस तरह का, तो इसका मतलब भोजन हम तो खुद बना रहे हैं, जबकि पेड़ों को तो हमें पानी देना पड़ता है और दूसरी चीजें देनी पड़ती हैं, उसमें कैसे स्वपोषी पोषण के नीचे आपने लगा दिए? तो क्या आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं? एक बार हाँ और ना में, जो चित्र मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इस चित्र से आप कितने सहमत हैं? जो भी चित्र आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, स्वपोषी पोषण के नीचे मैंने ट्री लगाया है और विषम पोषी पोषण के नीचे मैंने बच्चे को यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहा है। यस या नो में आंसर लिखिए। आप क्या सहमत हैं तो यस, नो तो नो लिखे, अगर सहमत नहीं है तो यस। क्विक आंसर जाने चाहिए। इतनी देर में तो 100-150 आंसर आ जाने चाहिए थे। बहुत धीरे चल रहा है, इसका मतलब थोड़ा सा हम आलसी हो गए हैं। आलस कैसे दूर होगा इसी वीडियो में बताऊंगा। आज आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आलस कैसे दूर कर सकते हो आप। खैर, तो ये स्वपोषी, इसका मतलब सारे ही सहमत हैं। वेरी गुड। देखिए यहाँ पे स्वपोषी पोषण का मतलब वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। विषम पोषी पोषण, हम भोजन तैयार करते हैं, परंतु जो भोजन वो हम अपने स्वाद के लिए करते हैं। जो वास्तव में भोजन है जो हम खा रहे हैं, वो तो किसने तैयार किया है? अब क्या खाते हैं? सीधी सी बात है, गेहूं की रोटी, चने की रोटी, दाल, सब्जी, वो सारी चीजें कहां से लेते हैं? पौधों से। कहीं ना कहीं जाके हम किसी न किसी रूप से पौधों के ऊपर ही निर्भर करते हैं। मांस मछली खाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं जाके फिर पौधे खाते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम जो लेते हैं वो विषम पोषी पोषण होता है। चलिए देखते हैं अब यहाँ पे स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में, इससे आगे बढ़ के कि कैसे चलता है सारा। स्वपोषी पोषण का पहला ही उदाहरण हम देख सकते हैं जब जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। देखिए बड़े बड़े स्वाभिमानी होते हैं ये, अपने आप का भोजन तैयार करते हैं। वे अजैव पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, देखिए अजैव को जैव में बदल रहे हैं। पौधे बहुत काम की चीज है। एक पौधा अपने जीवन में जरूर लगाइए हर बर्थडे के ऊपर, तो बहुत सारे 100 साल तक आप जिएंगे तो 100 पौधे हो जाएंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ये भी अजैव है। पानी लेते हैं, ये भी अजैव है। सूर्य का प्रकाश लेते हैं, ये भी अजैव है। और हम जीवों के लिए भोजन तैयार कर देते हैं, और इस भोजन तैयार करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। तो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहेंगे। ज्योति यहाँ पे लिख रहे हैं, ज्योति कंप्यूटर सर मेरा आंसर दीजिए प्लीज। एक बार आप फिर से, क्योंकि बहुत सारा कमेंट्स ऊपर जा चुके होते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे तो बहुत ऊपर जा चुके हैं कमेंट्स, तो आप प्लीज अपना एक बार आंसर दोबारा से लिख दीजिए, या जो भी आपका क्वेश्चन था। मेरी कोशिश रहेगी तो जैसे ही मुझे दिखाई देता है मैं यहाँ पे आपका आंसर जरूर दूंगा। जो भी आपका क्वेश्चन होगा आप अभी लिख दीजिए, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जो भी होगा वो जरूर देंगे, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके आंसर्स के लिए बैठे हैं। आपको पॉइंट्स, जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसको दूर हमने करना है। आज प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं छोड़ना है। लाइफ प्रोसेस, जीवन की जो प्रक्रिया है वो जीवंत रहनी चाहिए, और जीवंत जब रहेगी जब हम एक्टिव रहेंगे। तो पौधों से हम सीख सकते हैं, जो अजैव को भी जैव बना सकते हैं। यहाँ पे था सर हमारी बॉडी में HCl क्या करता है, इसके बारे में मैं बात करूंगा, आगे चल के जरूर बात करूंगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है।
बड़ा खतरनाक है, उंगली पे गिर जाए तो उंगली जल सकती है, कपड़ों पे गिर जाए राख हो जाएंगे। पर हमारे शरीर में होता है कहाँ होता है, आगे चल के बताऊंगा। तो यहां से देखिए फोटोसिंथेसिस जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसी से वो हमारे लिए अजैव से जैव तैयार होते हैं। प्रकाश संश्लेषण देख लीजिए कैसे होता है। यहाँ पे ये वीडियो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ये पौधा है, ये नीचे इसकी जड़ है, ये सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश पौधों पे पड़ता है, जड़ों से यहाँ पे देखिए जड़ों के अंदर पानी है, तो पानी यहाँ से जड़ों से लेता है, इसीलिए तो हम पानी देते हैं उसको। वो आवश्यक और दूसरे पोषक तत्व तो मिट्टी से लेते हैं। ये पत्ते, यहाँ से फिर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इनके पास जाएगी, पत्तों से ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ये भी प्रक्रिया हम आगे पढ़ेंगे। और बाहर वायुमंडल में ये छोड़ते हैं ऑक्सीजन, हमारे लिए जो प्राण वायु जिसको कहते हैं, जिसके बगैर हमारा जीवन संभव नहीं है, ऑक्सीजन ये छोड़ देते हैं। और उसके साथ साथ ग्लूकोज जो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, मिठाई जिससे आपको मिलता है, मीठापन महसूस होता है। तो देखिए हमारे लिए प्राण वायु दे रहे हैं, हमारे जीवन को मिठास दे रहे हैं, जो जीवन के लिए ऊर्जा चाहिए वो दे रहे हैं। और ये सारी प्रक्रिया ये पौधे कर रहे हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को जो आपको दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं हम प्रकाश संश्लेषण। तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया थी। होती कैसे है, देखिए यहाँ पे मैंने पूरी रिएक्शन लिख दी है, आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर सकते हैं जो पहले मिस कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 प्लस वाटर, ये दोनों पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं, वैसे भी मिलते हैं वातावरण में, परंतु फिर तो वहां पे तो वातावरण में तो कुछ नहीं होता पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलने की वजह से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट के अंदर भी है और पानी भी है। तो फिर वहां पे कैसे हो गया, वो होता है जो जरूरी चीज है, सबसे जरूरी वो होता है क्लोरोफिल। सूर्य का प्रकाश भी है वहां पे, परंतु क्लोरोफिल जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फोटोसिंथेसिस के अंदर। इसी क्लोरोफिल की वजह से ये उसको ग्लूकोज में, ऑक्सीजन में और पानी में कन्वर्ट कर पाता है। तो सूर्य का प्रकाश वैसे भी दिन भर आजकल की बात करें तो बहुत ज्यादा ही होता है, और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को तो हमने बहुतायत में हमारे पास पड़ी है। तो जो जरूरी चीज बच गई वो कौन सी थी, क्लोरोफिल। पौधों के अंदर क्लोरोफिल होता है, उसी वजह से ये हमारे लिए ये सारी चीजों का, ग्लूकोज का, ऑक्सीजन का और जो पानी जो वायुमंडल के अंदर छोड़ते हैं उसका निर्माण हो पाता है। अब यहां से देखिए एक ये आपके लिए चित्र मैंने छोड़ दिया है, X, Y, Z और W लिखे हुए हैं, WXYZ। अब मुझे एक चीज आपको बतानी है, यहां पे X किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, X किसे रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पे गैसों का आदान प्रदान हुआ था, थोड़ा सा हिंट मैं आपको देता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड ली थी, ऑक्सीजन छोड़ी थी और पानी लिया था और पत्तों के अंदर कुछ हुआ था। तो X किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको सिर्फ यह बताना है कि X किस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यस यस, बिल्कुल सही आ रहा है आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल सही आ रहे हैं। X जो है CO2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां पे काफी लंबा हो जाएगा, अदरवाइज मैं आपसे पूछता कि Z किसको रिप्रेजेंट करता है, Z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वहां पे आप अपनी नोटबुक के अंदर लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी जो लिख सकते हैं वो बिल्कुल लिखे। यस, बहुत अच्छे, दीपक ने सबसे पहले आंसर दिया यहाँ पे, क्लोरोफिल। जेड के अंदर, जो पत्तों के अंदर क्लोरोफिल है, जो हरा रंग दिखाई देता है पत्ते का, वो क्लोरोफिल के कारण होता है, तो ये क्लोरोफिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इसका मतलब मुझे लग रहा है आपके नंबर जो है पक्के हैं, एग्जाम में अब की बार 10वीं के बोर्ड में टॉप करने वाले हो सभी बच्चे, बहुत अच्छे। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है पत्ते का, पत्ते के चित्र को बहुत बड़ा किया गया है, यहाँ पे बड़ा किया गया है। आपने देखा है कभी ऐसा, हाँ या ना में जो आप देखें, इतना बड़ा करके पत्ते को, इस तरह की जो ये संरचनाएं बनी हुई हैं, इनको देखा है कभी आपने? जो पत्ते की संरचनाएं हैं वो आपने देखी है? बहुत सारे स्टूडेंट्स के आंसर आ रहे हैं, नो नो, यस यस यस। गीतिका लिख रही है यस, देखा है। और यहाँ पे वेरी गुड, यस नो यस नो यस नो यस नो, बहुत सारे यस नो हैं। खैर कोई बात नहीं है, जिसने देखा है वो बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं देखा वो देख लेना, और कुछ सूक्ष्मदर्शी मिले ना मिले, आप अपने आप भी देख सकते हैं। एक बार देखना कभी पत्ते को मिले ध्यान से। और साइंस के स्टूडेंट को तो थोड़ा सा ऑब्जर्व अच्छे तरीके से करना चाहिए हर चीज को, कि हो क्या रहा है वहां पे। तो कभी भी मौका मिले तो अब की बार देखना, और सूक्ष्मदर्शी से अगर मौका मिलता है या लेंस आपके पास हो, एक कन्वेक्स लेंस, तो उससे देखना बड़ा करके, तो इस तरह के दिखाई देंगी। यहाँ पे आप देखेंगे इस चित्र के अंदर, ये एक मेन संरचना है और ये कुछ छोटी छोटी संरचनाएं हैं।
ये क्या है? ये देखिए, आपको नहीं लग रहा कि ये कुछ हमारे शरीर जैसा ही कुछ यहाँ पे बन रहा होगा, यहाँ से कुछ ज़्यादा ही खाना आ रहा होगा, जैसे हमने बात की थी, फिर वो हर देखो हर हिस्से में, हर छोटी-छोटी कोशिकाओं तक, हर जगह पे पहुँच रहा है। जीवित के अंदर ये चीज़ें होती हैं। खैर हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये क्या चीज़ें थी, क्या नाम था इनका? जो बीच वाली यहाँ पे ये पत्ता दिखाई दे रहा है आपको, ऐसा पत्ता किस पेड़ का होता है? आपने देखा हो तो बताइए मुझे किस पेड़ का पत्ता होता है इस तरह का? देखा होगा आप लिख दीजिए फटाफट आंसर, आंसर फटाफट आना चाहिए। कौन-सा पत्ता हो? क्या होता है? कौन-सा पत्ता है इस तरह का कोई भी आपने देखा हो तो? यस, 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 बिल्कुल सही। पीपल का पत्ता है। वेरी गुड। मध्य जो बीच वाला हिस्सा है, जो सबसे मोटी है, वो है बिल्कुल सही आंसर है आपका। बिल्कुल सही है, मध्य सिरा। जो बीच वाला जो सिरा होता है, ये मध्य सिरा है और ये पत्ता है, ये पीपल का पत्ता है। आपको भी मौका मिले तो पीपल का पत्ता उठा के देखना, उसमें ये साफ तौर से दिखाई देंगी और आप पीपल के पत्ते को सुखा के यहाँ से इसके अंदर से वो निकाल भी सकते हैं। अपने बायो के जो भी टीचर्स हैं, उनकी हेल्प लीजिएगा कि कैसे आप उसकी पूरी जाली को भी निकाल सकते हैं बाहर। तो बरगद का जो पेड़ होता है, उसका पत्ता भी देख सकते हैं वहाँ पे भी, पर पीपल के पत्ते में बिल्कुल साफ दिखाई देती है। तो ये है पीपल का पत्ता। जो बीच वाली जो सबसे बड़ी है, इसको ये जा रही है, इसको हम कहते हैं मध्य सिरा। मध्य सिरा, बीच में, नाम से ही पता चल रहा है, याद करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। सिरा जो इन चीज को लेके जाए, एक तरीके से नलकी कह सकते हैं, नस कह सकते हैं हम, तो वो, और मध्य जो क्योंकि बीच में से है, तो वो कौन सी होगी? मध्य सिरा। उसके इधर उधर वाली ये होगी आपकी दूसरी सिराएं, वेन जिसको कह दें, और ये हो गया पर्ण पटल। पर्ण मतलब पत्ता, लीफ, और पटल उसका जो पटल बनता है वो तो इस तरीके से, तो ये बन गया लीफ ब्लेड। जितना भी हिस्सा होता है ये लीफ ब्लेड है। तो ये होते हैं पत्ते के जो मेन मेन चीजें हैं वो। चलिए अब मैं आपको एक सूक्ष्मदर्शी वाला यहां से दिखाता हूं कि किसी भी पत्ते को काटे ना, अनुप्रस्थ काट, उसकी अनुप्रस्थ काट मतलब उसको क्रॉस सेक्शन, मतलब इस तरीके से काट देंगे सामने से, तो कुछ इस तरह का दिखाई देता है सूक्ष्मदर्शी से। आप कहेंगे सर ये तो कुछ और ही दिखाई दे रहा है हमें तो, पक्षी जैसा। सूक्ष्मदर्शी से पत्ता ऐसा दिखता है कोई? हाँ, ऐसा ही दिखता है, देखना एक बार। और इससे भी सुंदर दिखता है। वीडियो में तो कोई चीज़ें उतनी नहीं आ पाती क्योंकि वो कैमरा से रिकॉर्ड होता है, और आप अपनी आँखों से देखेंगे तो वहाँ तो आपको बहुत अच्छा चित्र दिखाई देगा। देखना कभी अभी मौका मिले तो, और अभी नहीं, मंडे को ही देखना। आज तो कल संडे है, मंडे को देखना, अपने स्कूल में जाओ तब एक पत्ता लेके जाना और उसको बना के देखना इस तरह का। अब यहाँ पे ये है क्या? ये छोटी-छोटी संरचनाएँ बनी हुई हैं, यहाँ पे ये गोले बने हुए हैं, कहीं पे ग्रीन-ग्रीन से, और इस तरह के बहुत सारे गोले बने हुए हैं। ये सब हैं क्या? देखते हैं। ये देखिए जितने भी आप देखोगे ना, किसी भी टाइप का पत्ता देखोगे, सब में ये इस तरह के दिखाई देंगी। अब कहीं पे लाल रंग, वो डिपेंड करता है, अलग-अलग टाइप के पत्ते होते हैं उस सब में। तो यहाँ पे बहुत सारे इस तरह के दिखाई देंगे। अब देखिए इसको आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बड़ा करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। आप देखिएगा एक बार, ध्यान से देखिए, यहाँ पे कोई चीज़ चल रही है क्या? देखो, 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 शाबाश! देखो कुछ मूवमेंट हो रही है। यहाँ से देखिए, ये जो हिस्से हैं इनमें, यहाँ से देखिए लगातार कुछ न कुछ चीज़ें चल रही हैं, हलचल हो रही है। इसका मतलब कुछ न कुछ फ्लो हो रहा है। जीवन का उदाहरण, चलने का नाम। तो इसलिए जीवन जीवित वही है जो चल सकता है, जो मूव कर सकता है, जिसके अंदर मूवमेंट है। तो ये देखिए यहाँ पे मूवमेंट हो रही है। ये क्या है? ये चीज़ें भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए इसके अंदर ये सूक्ष्मदर्शी का चित्र है। मैं थोड़ा-सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ आपको। देखिए इसमें, इसमें भी लगातार मूवमेंट्स हो रही हैं, और ये कुछ इस तरह की कोशिकाएँ बनी हुई हैं। क्या है ये सारी चीज़ें? ये चीज़ें आपको दिखाई देंगी, आप देखेंगे तो दिखाई देंगी। वेरी गुड, आपको दिखाई देंगी। आप जाके देखना अपने लैब के अंदर, आप जब भी मौका मिले, आप अपनी लैब के अंदर देखना ज़रूर इन चीज़ों को। क्या हैं ये सारी चीज़ें? चलिए, अब ये थे जो मैंने पत्ते के अंदर आपको दिखाए, वो कुछ थे इस तरह की चीज़ें। ये क्या है? ये पत्ते के ऊपर जो दिखाई देते हैं ना, वो छोटी-छोटी संरचनाएँ थी, वो इस तरह की संरचनाएँ ही बनती हैं अंततः। ये क्या है? सबसे ऊपर देखिए, ये स्टोमेटापोर, रंध्र छिद्र कहते हैं। छिद्र, छिद्र से ही पता चल रहा है कि कोई न कोई होल टाइप का छेद, इस तरह की कोई न कोई चीज़ होगी, रंध्र छिद्र हैं। अब छिद्र हैं तो यहीं से कुछ न कुछ आदान-प्रदान होगा। आएगा, जाएगा, पानी आने-जाने का काम यहीं से होता है। अब यहाँ पे ये जो रंध्र छिद्र हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाले। अब देखिए इसमें यहाँ पे आपको ये द्वार दिखाई दे रहा होगा। ये द्वार खुलता या बंद होता है। इसी के अकॉर्डिंग जो पानी निकलता है, पानी आना और जाना, वो इसी के कारण हो पाता है। ये द्वार कोशिकाएँ होती हैं जो बंद या खुलती हैं, जिसके कारण पानी, जो हमने बात की थी ना पत्ते के अंदर, कि वहाँ पे पानी निकलता है,
तो वो किसके कारण हो पाता है? वो इसी के कारण। ये द्वार कोशिकाएं बंद होती हैं, खुलती हैं, बंद होती हैं, खुलती हैं, जिससे पानी का आदान प्रदान लेती हैं और अंदर बाहर छोड़ती हैं। और ये है इसके अंदर हरित लवक, क्लोरोफिल, जिसको कल क्लोरोप्लास्ट हमने कहा था। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट का जो ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। तो यहाँ पे होते हैं वो, जितना भी हरा रंग दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे जो हरे हरे रंग के धब्बे दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे क्लोरोप्लास्ट है। तो ये सारे पत्ते के अंदर जो हम बहुत अंदर तक जाके देखें तो ये कुछ रचनाएं होती हैं। आप प्रश्न डाल दीजिए यहाँ पे, आपका कोई प्रश्न हो तो फिर मैं पूछूंगा आपसे प्रश्न। ये हरित लवक क्लोरोप्लास्ट होते हैं सारे। चलिए, तो ये बनाते हैं अपना विषमपोषी पोषण, जो स्वयंपोषी पोषण था। अब यहाँ पे आप जो उदाहरण देख रहे हैं, ये उदाहरण है विषमपोषी पोषण के। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो सुंदर सुंदर खरगोश दिखाई आपको दे रहे हैं। ये भोजन कर रहे हैं। किसका भोजन कर रहे हैं? उस चीज का जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पत्तों का भोजन पत्तों से कर रहे हैं ये चीजें। और ये खा गई मेंढक को, देखिए यहाँ पे कर दिया काम इसका। तो यानी कि ये कहीं ना कहीं कोई भी जीव बात करे वो दूसरों पे निर्भर करता है, यानी कि जो विषम पोषी पोषण वाले जितने भी होते हैं। तो यानी कि जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करे वो विषम पोषी पोषण कहलाता है। अब आपके लिए एक प्रश्न जो अभी हमने पढ़ा था उसी से रिलेटेड है कि यहाँ पे पी, क्यू, आर, एस हैं। इनमें से आप मुझे आर का नाम बता दीजिए क्या है। व्हाट इज आर? आर किसको रिप्रेजेंट करता है? फटाफट देखते हैं कितनी देर में लिखेंगे। आर, व्हाट आर रिप्रेजेंट हियर? यहां पे आर किसको रिप्रेजेंट करता है? क्विक आंसर दीजिए, फटाफट देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है। यस, महेंद्रगढ़ से नितिका जुड़ी हुई है। सभी बच्चे क्लोरोफिल, सर जो तो रिबेट, यस सर, यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, फटाफट आंसर। क्लोरोफिल क्लोरोफिल क्लोरोफिल, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपके चल रहे हैं। वेरी गुड। हरित लवक भी कह सकते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड। हरित लवक को द्वार कोशिका, द्वार कोशिका आर का नाम नहीं है, वैसे आपने लिखा, अच्छी बात है। द्वार कोशिका भी इसमें है। आप में से कोई लिख सकता है द्वार कोशिका कौन सा है यहाँ पे? द्वार कोशिका पी है, क्यू है, कौन सा है? आप लिखिए यहाँ पे, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। प्राणी संपोषण, जो विषमपोषी पोषण भी अलग अलग तरीके से होता है, जिसमें है एक प्राणी संपोषण। इसमें जीव संपूर्ण भोजन, संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उसका पाचन शरीर के अंदर होता है। उदाहरण के लिए अमीबा और मानव। प्राणी संपोषण नाम से ही पता चल रहा है, प्राणी समपोषण, यानी कि जिसका पोषण प्राणी के अंदर हो वो क्या कहलाएगा? प्राणी संपोषण। हम खाना खाते हैं, पेट में गया, वहां पे फिर उसका पाचन होता है। हमने खाना जो पचाया था वो बाहर पचा हुआ खाना नहीं खाया हमने, हमारे शरीर के अंदर पाचन हुआ। तो इस तरह जो शरीर के अंदर पाचन करते हैं उनको हम यहां पे कहते हैं प्राणी संपोषण। मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण किस प्रकार का है? देखिए, जो जीव मर जाते हैं, गल सड़ जाते हैं, जिसके शरीर वो कार्बनिक पदार्थ, उससे जो कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं, उससे जो भोजन बनता है, उसका जो भोजन लेते हैं, उसको हम कहते हैं यहाँ पे मृतजीवी पोषण। कौन? फफूंदी और कवक। आपने देखा होगा खाना खाते आपके घर में कुछ दिन पड़ा रह जाए या बाहर कहीं पे भी आपने देखा होगा तो कुछ दिन में वो सड़ जाते हैं और उसके ऊपर फफूंदी लग जाती है, सफेद रंग की, ग्रीन कलर की, इस तरह की लगती है, तो वो होता है मृतजीवी पोषण। तो वो मृतजीवी पोषण है। अब आगे इसमें है यहाँ पे परजीवी पोषण। परजीवी नाम से ही पता चल रहा है, जीवी पर, यानी कि जो दूसरे जीवों पर निर्भर हो, जिसका भोजन यानी दूसरे से ले। वैसे तो हम भी दूसरे से लेते हैं पर हम जीवों से नहीं लेते। आमतौर से जैसे मानव की बात करी, हम जैसे अनाज खाते हैं कोई, तो वो दूसरे जीवों से नहीं, वो हम उस तरह के नहीं ले रहे, वो स्वयंपोषी से ले रहे। परंतु ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा है कि जिस जीव के ऊपर, जैसे यहाँ पे उदाहरण है जोंक, ये जोंक आपको दिखाई दे रही है। आप गांव में बहुत सारे बच्चे रहते होंगे, वो भैंस वगैरह को जब तालाब के अंदर लेके जाते हैं अपने पशुओं को पानी के लिए, तो आपने देखा होगा जब वो बाहर आते हैं तो कई बार उन शरीर से जोंक लिपटी हुई मिलती हैं। आप भी कभी नहर के अंदर नहाने गए हो या तालाब में नहाए होगे तो आपको भी कभी ना कभी इस तरह की हुआ हो, जो चिपकी हो, तो इस तरह की चिपक जाती है। तो वो क्या करती हैं, हमारे शरीर से खून चूसती हैं, जो पोषक तत्व हैं उसमें से वो लेती हैं और अपने आप को बड़ा करती हैं।
उसको छुड़ाने का क्या तरीका होता है, आपको पता है क्या? नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा। अगर जो कभी चिपक जाए तो उसको छुड़ाने का क्या तरीका होता है, कैसे हम उससे, क्योंकि उसको एक चीज ध्यान रखना, तोड़ के नहीं निकाला जा सकता, तोड़ के बहुत खतरनाक सिचुएशन हो जाती है, बट कि उसका एक आसान सा तरीका है, बहुत आसान सा तरीका है। क्या है वो आप नीचे कमेंट के अंदर लिखेंगे कैसे करते हैं। अगर नहीं पता हो तो फिर मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। यस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिए ये पता चलता है कि साइंटिफिक माइंड कहाँ से सीख के आ रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स को सिखाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उन चीजों को पढ़ रहे हैं, आपको पता है ये सारी चीजें आपके चारों तरफ हो रही हैं, आप सिर्फ उनको दोहरा रहे हैं। आपको पता है कि नमक जैसे ही इसके ऊपर डाल देते हैं तो इसका शरीर गल जाएगा और ये छोड़ देगी, तो अगर खींचेंगे तो टूट जाएगी, तो सबको पता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब यहाँ पे दूसरा दे सकते हैं, जू। जू आपको पता है कहाँ होती हैं और कैसे आपका खून चूसती हैं, वो दिमाग खराब कर देती है। खैर वो भी हमारे शरीर से पोषक तत्व लेते हैं। और यहाँ पे अमर बेल आप पौधे के ऊपर देखेंगे, कई बार आपने देखा होगा, तो वहां पे अमर बेल होती है। वो क्या करती है, जिस पेड़ के ऊपर अमर बेल होगी ना, वो पेड़ खत्म समझो। क्यों? क्योंकि सारे पोषक तत्व उससे ये ले लेता है, जो भोजन वो बनाएंगे उस सारे भोजन को ये ले जाएगी। तो इस तरह के जो होते हैं वो होते हैं परजीवी पोषण के उदाहरण। एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, सभी को दिखाई दे रहा होगा, एक ये बड़ा सा चित्र। इसमें ये देखिए किस प्रकार का पोषण है, ये किस प्रकार का पोषण है, आपने सिर्फ ये लिखना है किस प्रकार का पोषण है। सिर्फ आंसर लिखिए कि ये किस प्रकार का पोषण है, कौन सा पोषण है। यस, बिल्कुल सही आंसर आया यहां पे निक्की तंवर की तरफ से। बिल्कुल पहला आंसर यहां से मिला है मुझे। वेरी गुड, वेरी गुड। राजू ने भी बहुत अच्छा आंसर यहाँ पे दिया है। अब मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ जो नाम आप क्या रहे हैं वो नाम वही होंगे आई थिंक। देखिए बहुत अच्छे आंसर यहाँ पे फटाफट आंसर आ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। मृतजीवी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप आंसर लिखते रहिए, जिसको भी आंसर का पता हो एक्टिव रहिए, एक्टिव रहेंगे बहुत अच्छा रहता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है आपके लिए। देखिए एक बड़ा सा चित्र, मैं आपको यहाँ पे चित्र को बड़ा कर देता हूँ आपके लिए, इसको सो दैट कि आप देख पाए। आंसर जरूर लिखिएगा। इसका आंसर थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको ध्यान देना। जो पॉइंट मैंने अभी तक आपको बताए हैं उन्हीं के ऊपर बेस्ड है ये सारा का सारा। तो ये देखें, इसमें जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये कहता है कि देखिए ऊपर वाला जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है ना, इसमें ये बताया है कि यहाँ पे एक पौधे के चारों तरफ इसने एक पॉलीथीन लगा दी, किसी भी पत्ते के ऊपर, जो इस तरह के बड़े बड़े पत्ते हैं जिसके ऊपर गमले में पौधा लगा रखा है। ये देखता है कि कुछ देर के बाद इस जो पत्तियों के चारों तरफ और जो पॉलीथीन के अंदर है वो पानी की छोटी छोटी बूंदें इकट्ठा हो जाती हैं। समझ गए? यहाँ पे क्या है, एक पॉलीथीन लगाई गई बड़ी बड़ी पत्तियों के पेड़ के चारों तरफ, जो जीवित पेड़ है, और उसके चारों तरफ पॉलीथीन जब लगाया तो ऑब्जर्व किया कि वहां पे पानी की छोटी छोटी बहुत सारी बूंदें उसके अंदर इकट्ठा हो गई, पानी इकट्ठा हो गया है। अब प्रश्न ये है कि निष्कर्ष की पुष्टि के लिए, कि अब ये कहा ना कि हमने जैसे पहले बताया था कि वाष्पोत्सर्जन करते हैं, तो यहाँ पे उसने ये लगाया पानी आया है, तो इसका मतलब हो सकता है वो वाष्पोत्सर्जन करते हैं। अब इस बात को प्रूव करने के लिए वो क्या करता है, इस तरह के 4 गमले लेता है, ABCD। ये एक पौधा है, ये गमला है, गमले के अंदर एक पौधा है, उसके चारों तरफ पॉलीथीन लगाता है। ये है बगैर पत्तियों का है और इसके चारों तरफ पॉलीथीन लगाता है। ये पॉलीथीन नहीं लगाता और यहाँ पे छोटे छोटे पत्ते हैं और इसके चारों तरफ पॉलीथीन लगाता है। तो इस जांच के लिए कि पौधे ही वाष्पोत्सर्जन करते हैं, इनमें से कौन सा सही है, A, B, C या D? ये चारों में से बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, किसके कारण वो सही पता लगा पाएगा कि पत्तियों द्वारा वास्तव में यहां पे होता है A से, B से, C से या D से। आपके आंसर देखते हैं कितने जल्दी आते हैं, मैं आपको भी दिखा देता हूं। A से, B से, C से या D से। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सारे आंसर्स एक साथ मुझे यहां पे मिल रहे हैं। अरे वाह, वेरी गुड। बी ही बी आंसर है। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट है कि आंसर यहां पे बिल्कुल आपका सही है, बी रहेगा। बी क्यों रहेगा? क्योंकि हमें यह जांच करनी थी कि वाष्पोत्सर्जन कर कौन रहा है, पत्तियां कर रही हैं। और अगर हमने पत्तियों वाले के ऊपर दोबारा से लगा दिया
तो फिर हमें पुष्टि कैसे हुई, हमें कैसे पता चलेगा? खुले में लगा दिया तो फिर कैसे पता चलेगा, क्योंकि वहां पे तो वाष्प होंगे ही नहीं। छोटी पत्तियों वाले में भी लगा दिया तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि पत्तियां तो वहां पे हैं। हमने क्या किया, हमें चाहिए एक ऐसा पौधा जिसके अंदर पत्तियां नहीं हो। अगर पत्तियां नहीं है उसके अंदर, पॉलिथीन के अंदर वाटर नहीं है, वाटर वेपर्स नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे कोई वाष्पोत्सर्जन नहीं हुआ है। इसका मतलब ये कंफर्म है कि पत्तियां ही वाष्पोत्सर्जन करती हैं। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। बहुत सारे बच्चों ने यहां पे बहुत अच्छा आंसर दिया, लगभग सभी ने। वेरी गुड। मैं यहां पे आप सबको यहां पे शाबाशी दूंगा कि आपने आंसर दिए हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब आगे बढ़ते हैं। एक और उदाहरण आपके सामने है। ये किसका उदाहरण है? मैं यहां पे चित्र, सिर्फ आपको चित्र दिखा रहा हूं, आपको और कोई यहां पे ऑप्शन नहीं दे रहा, सिर्फ आपको यह बताना है कि ये किसका उदाहरण है। मैं यहां पे क्या पूछने की कोशिश कर रहा हूंगा, ये किसका उदाहरण है, अपनी तरफ से सोच के बताइए कि ये उदाहरण किसका है। यहां पे मैं एक थोड़ा सा आइडिया ये दे देता हूं कि ये एक ब्रेड का पीस है, और बाकी आप समझ सकते हैं यहां पे जो भी चीजें होंगी। ये मैं पूरा पूरा पहले बता चुका हूं कि ये किसका उदाहरण है। कीटाणु, वायरस, फफूंदी। वेल, तो यहाँ पे मैं आपको चैट भी आपकी दिखाता रहूंगा। मृतजीवी, मृतजीवी, परजीवी, गला हुआ ब्रेड, मृतजीवी का फफूंदी, संपोषी, परजीवी, मृतजीवी। यस, बहुत अच्छे। फफूंदी या मृतजीवी पोषण का ये उदाहरण है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। बहुत अच्छे, क्योंकि चीजों को देख के ही साइंस पढ़ने का तभी फायदा है जब आप चीजों को देख के ही यहाँ पे अंदाजा लगा पाए कि क्या पूछना चाह रहे होंगे या क्या क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन अब आपके लिए फिर से। अमीबा अपना पोषण कैसे प्राप्त करता है? मृतजीवी पोषण, प्राणी सम पोषण, परजीवी पोषण या प्रकाश संश्लेषण? अमीबा के बारे में फटाफट आंसर दीजिए। देखते कौन पहले यहां पे फटाफट आंसर देगा। फटाफट देखते कौन यहां पे सबसे पहले आंसर देता है। बी, बी परजीवी, सी, बी। एबीसीडी लिख सकते हैं आप, पूरा नहीं, सिर्फ एबीसीडी लिख सकते हैं। और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे कितनों का आंसर यहाँ पे ठीक रहेगा। बी, 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 बी। वेरी गुड। यहाँ पे बी ही बी आ रहा है लगातार, डी भी आया कुछ बीच में। चलिए देखते हैं। अरे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यहाँ पे बी ही सबका आंसर सही है। जिन्होंने बी आंसर यहाँ पे लिखा था, मुबारक उन सभी को, और उन सभी को भी जिन्होंने कोशिश की, जो सजीव बने हुए हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे इसमें हम। अगला सवाल करें आपसे या दिखाता हूं आपको कुछ। ये अमीबा है, एक कोशिकीय जीव। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ये क्या कर रहा है, आप देखिए इसके ये यहाँ पे पैर बने हुए हैं। यहाँ से देखिए, ये इसके पैर कहें या उंगली नुमा चीजें बनी हुई हैं। अमीबा में भी होती है क्या उंगलियां? बनती हैं, छोटे छोटे हिस्से बनते हैं उसमें, उनको उंगलियां नहीं कहेंगे, प्रवृद्ध कहेंगे, जो बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। ये अपना भोजन करने की कोशिश कर रहे हैं, खाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, खाना खाने की कोशिश कर रहे हैं। अमीबा कैसे खाती है देख लेते हैं। ये देखिए, ये होती है अमीबा, ये है इसका केंद्रक, और ये है इसके अंदर जो खाद्य कण है, वो खाद्य कण, जो खाना जो इसको खाना है। अब इससे अगले चरण में ये क्या होता है, जो अभी हमने बात की थी ना, जो उंगलियां सी बढ़ी हुई है, आगे की तरफ बढ़ा हुआ है, इसको हम पादाब या कूटपाद कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये अपने बीच में उस खाद्य पदार्थ को, जो भी खाद्य पदार्थ है, जो उसको खाद्य कण है, उसको अपनी उंगलियों के बीच में, इनके बीच में ले लेगी। इस तरीके से उनके बीच में आ जाएगा, पकड़ में आ जाएगा, बेसिकली हम यहाँ पे कहना चाहें। उसके बाद ये क्या करता है, उसको बंद कर लेता है, और यहाँ पे निर्माण होता है एक खाद्य रिक्तिका का, जिसके अंदर यहाँ पे जो लवण वगैरह या जो भी रस होते हैं, पाचक रस जो होते हैं, वो यहाँ पे होते हैं, और वो इसको गलाने का काम करते हैं, और इस तरीके से इसका यहाँ पे पाचन होना शुरू होता है। और उसके बाद जो बचा, ये जो इसके अंदर हजम हो जाता है, अपने आप का जो हजम होने का मतलब पाचन कर लेता है। ये चीजें ध्यान रखें, छोटे छोटे शब्द होते हैं जो हमारे मिलते जुलते रहते हैं। तो यहाँ पे जब इसका पाचन हो जाता है, तो ये अपने आकार को बढ़ जाता है, क्योंकि इसका जो कोशिका का आकार, अमीबा का आकार है, वो बढ़ेगा, और जो बचा हुआ पदार्थ है वो ये बाहर कर देता है, बहिष्कृत कर देता है, बाहर की तरफ भेज देता है। तो ये होता है अमीबा में पोषण, और जो आपने वीडियो देखा था अभी, उसमें भी यही हो रहा था। चलिए ये देखिए, मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, हो सकता है आपको भी कुछ यहाँ पे अच्छा लगे।
कुछ अच्छा लग रहा है इसको देख के यहाँ पे? बहुत अच्छी आपके लिए खाने की चीज़ है। आइसक्रीम की याद आ रही होगी आपको इसको देख के, या जब भी आपने, वाह! मज़ेदार, वॉव! ग्रेट! इसका मतलब मुँह में पानी आना तो शुरू हो गया। भाई मेरे तो आ गया, आपका पता नहीं मुझे आया कि नहीं आया। इस इतने लज़ीज़ खाने को देख के किसी के भी मुँह में पानी आ सकता है। चलिए, वैसे सोचने की बात ये थी कि मुँह में पानी जब हम खाना खाते हैं तो क्यों आ जाता है? और दूसरी बात ये है कि जो खाना हम खाते हैं, हमारे शरीर में जाके उसका बनता क्या है? कहाँ चला जाता है वो सारा? पानी आप इतना पीते हैं, वो गायब, खाना खाते हैं, वो भी, तो वो सब हो क्या रहा है? वहाँ पे होता क्या है? चलिए इसी को समझते हैं। मानव में पोषण, और पोषण का जो सारा काम होता है वो करता है हमारा ये हिस्सा, सारा का सारा पचाने का काम करता है शुरू से लेकर आखिर तक। तो किस तरीके से होगा वो देखते हैं। मानव का पोषण की जो शुरुआत होती है, मानव के अंदर जो भोजन को पचाने की शुरुआत होती है, वो होती है मुख गुहा से, मुंह से, जो हमारा, इसके अंदर अलग अलग हिस्से होते हैं, इसको इंग्लिश में बकल कैविटी कहते हैं। इसका पार्ट जीभ है, दांत हैं, और उसके साथ साथ कुछ ग्रंथियां यहाँ पे हैं। क्योंकि देखिए भोजन जब हम करेंगे ना, तो भोजन जाता है हमारे मुंह से लेकर के, और इस आहार नालिका से इस तरीके से यहाँ पे, इसका नाम आगे मैं बताऊंगा, और यहाँ से पूरा का पूरा जाता है। तो बहुत ही नाजुक पार्ट होते हैं लाइफ, शरीर के ये। तो इनको नुकसान ना पहुंचे इसके लिए भोजन को छोटा छोटा करना पड़ता है, और छोटा करने के लिए, महीन कणों में तोड़ने के लिए दांत चाहिए। तो दांत छोटा छोटा तोड़ने का काम करता है, तो इसलिए कहा जाता है ना कि भोजन को चबा के खाना चाहिए। परंतु सिर्फ वहां पे इतना ही काम नहीं होता। हमारे जब हम खाना खाते हैं तो मुंह में लार भी आती है, पानी आता है। वो लार सिर्फ पानी नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो भोजन के पाचन का काम करते हैं। इसलिए कहा जाता है, और कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है ना, वो मुंह के अंदर होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप भोजन करें तो उसको चबा चबा के करना चाहिए, ताकि उसका पाचन मुंह से ही हो जाए। कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी के अंदर जाने से पहले यहाँ पे उनका पाचन हो जाए, और वो छोटे-छोटे मुलायम टुकड़ों में भी टूट जाते हैं। उसके बाद यहाँ से लार जो छोड़ने का काम करती हैं, वो 3 ग्रंथियाँ होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, इनको खाते हुए देख के फिर आया क्या पानी? वो पानी सिर्फ़ पानी ही नहीं है, वो मैं बताया था, जैसे चबाएँगे ना तो उसको, तो लार का वो जो छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है, और उसके साथ-साथ उसको मिलाने का भी काम करता है। तो ये 3 लार ग्रंथियाँ होती हैं यहाँ पे। एक होती है पैरोटिड ग्रंथि, दूसरी है सबलिंगुअल लार ग्रंथि, और तीसरी है सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, और ये सारा का सारा बन के बनता है मुख गुहा। लाला ग्रंथि से निकलने वाला लाल रस जिसको कहते हैं हम, या लार कह देते हैं, जिसमें लार एमिलेस एक एंजाइम होता है, जो जटिल अणुओं को सरल शर्करा में खंडित कर देता है। अब उसके बाद यहाँ से भोजन जाता है इस ग्रशिका के अंदर। ग्रशिका क्या करती है? भोजन को, एक नलिका है जो अमाशय से जोड़ती है। तो अमाशय, ये हमारा अमाशय है जिसके अंदर जाके भोजन इकट्ठा होता है। ये बीच में सिर्फ एक नली का काम करती है, जो भोजन को यहाँ से पचाती वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक पहुँचाती है। जो नीचे का हिस्सा होता है वहाँ तक पहुँचाने का काम, ताकि बीच में गायब ना हो जाए। तो इसलिए तो ये काम करती है। अब अमाशय के अंदर जाके भोजन का फिर से पाचन होता है, परंतु पाचन से पहले अमाशय के अंदर क्या होता है कि हम जो भोजन खाते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि उसी फॉर्म में आगे जाए। उसके अंदर हो सकता है कुछ छोटे-मोटे कीटाणु भी हों, और अभी आपकी तरफ से एक क्वेश्चन किया गया था कि एचसीएल हमारे शरीर में कहाँ होता है? एचसीएल होता है क्या? तो यहाँ पे होता है एचसीएल। वो क्या करता है? देखिए, अमाशय की जो पेशीय भित्ति में मौजूद जठर ग्रंथियों द्वारा भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ अच्छी तरह से मिलाने में मदद करता है। वो उन सब के साथ यहाँ पे मिलता है, जो एचसीएल वगैरह होते हैं। एसिडिटी आपने सुना होगा, यहाँ पे आप एसिडिटी देख सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? वो उन सब के साथ मिलाएगा, जैसे यहाँ पे एचसीएल होता है। एचसीएल क्या करेगा? उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। दूसरे कोई जीवाणु वगैरह आ गए, कोई जीवित चीज़, कीटाणु वगैरह हम कई बार ले जाते हैं अंदर, खाने के अंदर नहीं होते, साफ़ नहीं कर पाते, तो उनको यहाँ पे ये खत्म कर देता है, मार देता है उनको। उसके अलावा पेप्सिन एंजाइम होता है, श्लेष्मा म्यूकस इसके अंदर होता है। श्लेष्मा क्या करती है? इसके अंदर एक झिल्ली बनी हुई होती है, क्योंकि एचसीएल बहुत बहुत ही खतरनाक अम्ल है। मैंने बताया था उँगली के ऊपर गिर जाए, परंतु हमारे शरीर के अंदर वो रहता है। उसको बचा कैसे पाता है वो? हमारा शरीर कैसे बच पाता है उससे? वो बन पाता है श्लेष्मा के कारण, और इसके कारण ही उसका फिर ये इसी के कारण जो इसके अंदर मिलना-जुलना जो होता है सबका, जो भी भोजन हम करते हैं वो हो पाता है। उसके बाद भोजन भेजा जाता है क्षुद्रांत्र में। क्षुद्रांत्र मतलब छोटी आंत। अब यहाँ से भोजन का पाचन फिर इसके अंदर होता है, क्षुद्रांत्र के अंदर।
क्षुद्रांत्र के अंदर वसा बड़ी गोलिकाओं, जो वसा का मतलब जो चिकनाई होती है वो बड़ी गोलिकाओं के रूप में होती है और बड़ी गोलिकाओं का पाचन करना मुश्किल होता है, इसलिए यहाँ पे जो एंजाइम होते हैं उसके छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। जो लवण पित्त लवण जो पित्त की थैली से जो पित्त निकलता है, पित्त रस निकलता है, तो वो छोटी-छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है। छोटी गोलिकाओं के ऊपर कार्य करना आसान है, एंजाइम आसान क्रियाशीलता बढ़ जाती है, जिसके कारण वहाँ पे पाचन हो जाता है। यह साबुन जैसा मैल पर इमल्सीकरण की तरह है, इस प्रक्रिया को हम इमल्सीकरण कहते हैं। उसके बाद आता है आपका लीवर। लीवर क्या करता है? अमाशय आने वाला भोजन अम्लीय होता है। अग्नाशयिक एंजाइमों के कार्य करने के लिए इसे क्षारीय बनाना पड़ता है। अब देखिए, पहले जो भोजन था वो अम्लीय था। अम्लीय क्यों बनाया गया? क्योंकि वो आपने जो खाना खाया है उसको तोड़ने का, सरल रूप में तोड़ने का काम एचसीएल की वजह से ही हो पाता है। परंतु उसको फिर क्षारीय बनाना है और क्षारीय बनाने का काम कौन करेगा? आपका जो लीवर है वो करेगा, जिसको यकृत कहते हैं। यकृत से पित्तरस वसा पर कार्य करने के अलावा इसे पूरा करता है, ये सारा काम होता है। उसके बाद आता है अग्नाशय या पैंक्रियाज। अग्नाशय या पैंक्रियाज क्या करते हैं? ये रसस्रावित करते हैं, जिसमें प्रोटीन को पचाने के लिए ट्रिप्सिन और इमल्सिफाइड वसा को तोड़ने के लिए लाइपेज जैसे एंजाइम इसके अंदर शामिल होते हैं। किसके अंदर? ये हमारा है जो अभी हमने बात की थी अग्नाशय। अग्नाशय के अंदर पैंक्रियाज, जो पैंक्रियाज है वो। अब उसके बाद क्या होता है? ये है स्मॉल इंस्टेंटाइन। उसकी आप देख सकते हैं अंदर की संरचना जो होती है ना वो इस तरह की, यहाँ पे उंगली जैसी छोटी-छोटी इस तरीके से उभरी हुई आपको दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पे इस हिस्से पे देखिए आप, जो भी हिस्सा है इनके ऊपर ये जो छोटी-छोटी उभरी हुई जो इस के ऊपर अनुप्रस्थ काट के अंदर जो आपको दिखाई दे रही है, ये ऐसी क्यों होती हैं? इसके पीछे कारण क्या होता है? इनको हम दीर्घ रोम बोलते हैं। दीर्घ रोम होने का फायदा क्या है? एक तो देखिए वो खाली नलकी इस तरीके से बनी हुई है, तो इसका मतलब सिर्फ इसको इतनी सतह जो ये मिलती है, नलकी की जितनी गोलाई है, जो परिधि है, उतनी मिलेगी। परंतु उसके अंदर भी इस तरह के रोम बन गए चारों तरफ, आप देख सकते हो उंगली नुमा। तो अब जो क्षेत्रफल सिर्फ इतना सा था, अब ये हो गया इस तरीके से, कितना क्षेत्रफल मिल जाएगा? तो उसकी वजह से पाचन करने में आसानी होती है। तो यहाँ पे पाचन आसानी से हो जाता है, तो इसलिए दीर्घ रोम हमारा ये काम करते हैं, पाचन करने का काम। अब उसके बाद दीर्घ रोम में रुधिरिका वाहिकाओं की बहुतायत होती है। आपने कभी ऑब्जर्व किया है? सोचना एक बार, जो मैं पॉइंट बता रहा हूं अभी आपको, इसके ऊपर ध्यान से। आपको क्या ऑब्जर्व किया आपने कभी कि खाना खाने के बाद आपको नींद आती है, नींद जैसा अनुभव होता है, आलस हो जाता है? वो किसके कारण होता है? देखिए, यहाँ पे भोजन पचाने के लिए इस दीर्घ रोम को ब्लड की आवश्यकता होती है, रुधिर की आवश्यकता होती है, रक्त की आवश्यकता होती है। जैसे ही हम भोजन करते हैं तो ये रक्त इस तरफ चला जाता है, हमारे दिमाग में रक्त कम हो जाता है, तो उस टाइम पे दिमाग को शांत करना पड़ता है, क्योंकि रक्त तो शरीर में लिमिटेड अमाउंट जो है वो है, तो इसलिए रक्त इस तरफ ज्यादा हो जाता है, तो इस वजह से हमें नींद आती है। तो खाना खाते इसीलिए नींद आती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें मौजूद एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज और वसा, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल में अंततः परिवर्तित कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। यहां तक हम कह सकते हैं कि छोटी आंत के अंदर लगभग जो पाचन का, जो जरूरी पोषक तत्वों का जो पाचन था वो लगभग हो चुका होता है। अब उसके बाद जाता है यहां से छोटी देखिए, ये छोटी जो आंत है ना वो बहुत बड़ी है, और जो बड़ी आंत है वो बहुत छोटी है इन कंपैरिजन टू छोटी आंत। तो ये आप कंफ्यूजन में मत रहना, ये ध्यान रख सकते हैं आप। जो बीच वाला हिस्सा है ना, ये जितने भी हैं छोटी आंत है, और उसके चारों तरफ ये छोटी सी दिखाई दे रही है, चारों तरफ की जो संरचना है वो बड़ी आंत है। बड़ी इसलिए क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है वो थोड़ा सा इसके मुकाबले ज्यादा होता है। ये क्या करती है? ये जो भोजन हम खाते हैं और बचा हुआ भोजन है, उसमें से जो भी अवशोषण वगैरह होता है वो, और जो उसके बाद जो पदार्थ बच जाते हैं अवशोषण के बाद, जो पोषक तत्वों के बाद, उसको शरीर से बाहर निकालने का, गुदा द्वार के द्वारा ये बाहर निकाल देती है शरीर से। तो अंततः यहां से इस तरीके से आहार नाल से लेकर के यहां तक हम भोजन करते हैं, अलग अलग प्रक्रियाएं होती है और फिर वो बाहर निकल जाता है। तो ये है पूरी प्रक्रिया पाचन की। तो आई थिंक सभी को यहाँ पे चित्र ठीक दिखाई दे रहे होंगे। अब इस तरह से अच्छा लग रहा है कि नहीं, ये भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें कि आपको इस तरह से अच्छा लग रहा है, कि या सिंपली पढ़ना, सिर्फ जो पॉइंट्स आपको बता दिए गए वहीं अच्छे लगते हैं, वो भी लिखें एक बार नीचे कमेंट के अंदर। ये अच्छा लगता है यस या नो में, बस इतना ही लिख दीजिए। मैं तब तक हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम शोषण की। यस यस यस, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, अच्छा लग रहा है, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू ऑल। शोषण की बात करते हैं, क्योंकि देखिए जीवन का अगला चरण है शोषण, क्योंकि वायु भी हमें चाहिए। तो अब यहाँ पे शोषण क्या होता है? देखिए, शोषण का मतलब जो हम ऑक्सीजन लेते हैं भोजन को, जो क्योंकि भोजन हो गया, अब उसको ऊर्जा में, तो हमारे शरीर को भोजन नहीं चाहिए, हमारे शरीर को पोषक तत्व और ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा चाहिए मुख्यतः शरीर को। और ऊर्जा कहाँ से मिलेगी?
ऊर्जा उस रसायन को जब उसके साथ अभिक्रियाएं होंगी, रासायनिक अभिक्रियाएं, ताकि वहां पे ऊर्जा भी मुक्त हो सके। और वो कब होंगी? जब हमारे शरीर के अंदर वायु जाएगी। वायु भी कौन सी? ऑक्सीजन। वायु में से भी ऑक्सीजन हमारे शरीर तक पहुंचेगी तब श्वसन होता है। तो श्वसन यहाँ पे अब बात करें तो दो प्रकार का हो जाएगा, एक वायवीय, एक अवायवीय। जो वायु की उपस्थिति में हो वायवीय श्वसन, और जो वायु की अनुपस्थिति में हो वो अवायवीय श्वसन होता है। अवायवीय श्वसन में देखिए यहाँ पे हमें कार्बन के अणु हैं, ग्लूकोज जिसको हम कहें, कोशिका द्रव्य की उपस्थिति में ये पायरुवेट, जो कि 3 अणु वायु के अणु होते हैं और ऊर्जा यहाँ पे मिलकर बनाते हैं यहाँ पे। अब अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, ऑक्सीजन वहां पे उपस्थित नहीं है, ऑक्सीजन की नहीं है ऑक्सीजन, तो क्या बनता है? इथेनॉल बनता है। और कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ ऊर्जा निकलती है 2 कार्बन के अणु जिसके अंदर होते हैं। तो ऊर्जा सिर्फ 2 कार्बन के अणु वाली ऊर्जा ही हमें मिलती है। यीस्ट के अंदर ये बनती है, यीस्ट के अंदर जो निर्माण होता है इस तरह का वो बनता है, किण्वन की जो प्रक्रिया होती है उसमें ये सारे काम होते हैं। तो ये बनता है इसके अंदर इस तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं। एक और ये चित्र आपको वीडियो दिखाई दे रहा होगा छोटा सा, कई बार आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि चलते हुए थकान हो जाती है, खिंचाव होता है पैरों में, दर्द होता है घुटनों में। बड़े बुजुर्गों को भी आपने कहते हुए सुना होगा। ये क्यों होता है? क्या इससे श्वसन का कोई लेना देना है क्या? वो पढ़ते हैं आगे चल के, देखते हैं। देखिए अभी हमने अवायवीय की बात की थी, अब हम बात करते हैं वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन जो वायु की उपस्थिति में हो, तो वही ग्लूकोज है, कोशिका द्रव्य है, यहां तक का काम तो वही है। पायरुवेट और 3 अणु बिल्कुल सेम, कोई अंतर नहीं है। उसके बाद आता है अब वायु की उपस्थिति की बात हम कर रहे हैं। तो उपस्थिति की बात करें तो 2 तरीके से हो सकती है। एक तो क्या कि जिसमें वायु बहुतायत में हो, तो वो तो प्रचुर मात्रा में हो, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति हम वहां पे लेंगे। दूसरी वहां पे अभाव हो, किसका अभाव हो? ऑक्सीजन का अभाव हो, कम ऑक्सीजन मिले, तो वो हो गया। तो दो उदाहरण हम यहाँ पे ले रहे हैं, एक जिसमें ऑक्सीजन का अभाव हो और एक जिसमें ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में है। जब ऑक्सीजन का अभाव होता है तो बनते हैं लैक्टिक अम्ल। ऊर्जा 3 कार्बन के अणु यहाँ पे ऊर्जा निकलती है हमारी पेशी कोशिकाओं में। अभी जिसमें हमने बात की ना, जब कई बार पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती बॉडी को, तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जिसके कारण ये ऐठन वगैरह या इस तरह की चीजें होती हैं। तो इसलिए व्यायाम वगैरह करते रहिए और शरीर को पूरी ऑक्सीजन देते रहिए। पूरी ऑक्सीजन होगी तो क्या होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, पानी निकलता है और बहुत सारी ऊर्जा भी मुक्त होती है। और तो ये सारा हमारे जो ऊर्जा घर कोशिका जिसको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर होता है ये सारा काम। और यहाँ पे जो ऊर्जा देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे 3 अणु हो रहे हैं, तो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो इसलिए वायवीय श्वसन में अवायवीय के मुकाबले बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा होती है। ये कहाँ पे संकलित होती है ऊर्जा? एटीपी के अंदर। जब भी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है तो ये इसके अंदर प्रयुक्त हो जाती है। तो यहाँ पे तीनों के उदाहरण यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पहले का जो सारी संरचनाएं सेम है, उसके बाद ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अभाव में। अब ये है हमारा पूरा का पूरा चित्र, जिसमें दिखाई दे रहा है आपको जो पाचन का था, यहाँ पे जीभ है, उसके अंदर मुंह हुआ। ये आपके पाठ्य पुस्तक के अंदर भी ये चित्र है। वही चित्र मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अमाशय, इसके विभिन्न भाग हैं यहाँ पे, और ये गुदा द्वार, पित्त थैली, यकृत, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है यहाँ तक तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर फटाफट लिख दीजिए, क्योंकि जल्दी जल्दी अभी हम इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे चित्र दिया गया है, इसमें 1, 2 और 3 भाग हैं। इसमें 1, 2, 3 को पहचाने लिख रखा है यहाँ पे। मैं तीनों को नहीं, जल्दी है, अपने पास इतना टाइम थोड़ा सा कम है, तो हम यहाँ पे सिर्फ आपके लिए बड़ा कर रहा हूं मैं इसको। और जो भाग 2 है, इसके अंदर जो 2 लिखा हुआ है, इसका नाम लिखिए कि ये शरीर का कौन सा अंग है। 2 जो लिखा हुआ है, ये शरीर का कौन सा अंग है? प्रदीप लिख रहे हैं यहाँ पे, नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, क्योंकि ध्यान से आप लगा के चीजों को सीखेंगे तो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। गीतिका ने लिखा है यहाँ पे स्टोमक है, एंड अमाशय ज्योति की तरफ से, वेरी गुड। एंड रितिका अमाशय, वेरी गुड, बहुत अच्छे। स्टोमक, अमाशय, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये चीजें क्लियर है कि आप समझ पा रहे हैं चीजों को। सभी जो भी पॉइंट्स यहाँ पे हैं, आपका ध्यान पूरी तरह से ध्यान से पढ़ रहे हैं। तो ये चीजें हैं जो 3 थे। इन 2 के बाकी के नाम अपनी नोटबुक के अंदर लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी आपको अगर समय मिलता है तो यहाँ पे भी लिख दिए 1 और 3 जो है वो क्या है, 1 और 3 भी किसका भाग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न आपके लिए, इसका आंसर जरूर लिखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पोषण के चरण को दर्शाता है? मुख गुहा, अमाशय, वृदात्र, क्षुद्रात्र। बी है, मुख गुहा से क्षुद्रात्र में जाता है, फिर अमाशय में जाता है, फिर वृदात्र में जाता है।
प्रक्रिया अभी अभी मैंने पूरी दिखाई दी आपको, उसी के अनुसार है। तीसरा है अमाशय से, मुख गुहा से, क्षुद्रात्र से, वृदात्र से, एंड चौथा है मुख गुहा, अमाशय, क्षुद्रात्र, वृदात्र। डी डी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। डी इसका सही आंसर डी है, क्योंकि अमाशय से पहले वाला तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि पहली बार तो मुख गुहा के अंदर जाता है, मुख गुहा के बाद जो जाता है वो अमाशय के अंदर जाता है, और उसके बाद छोटी आंत और फिर बड़ी आंत के अंदर भेजा जाता है। बहुत अच्छे, जिसने भी डी आंसर लिखा है बहुत अच्छे। अब श्वसन की बात करें तो ये पूरा हमारा श्वसन तंत्र है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं मुख गुहा, और पूरी तरह से पीछे की तरफ से आगे की तरफ से घुमा के मैं पूरी तरह से दिखाई दे रहा हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं संरचनाएं कैसी जाल सा बना हुआ है। ये जाल सा क्या है ये सारे वो चीजें समझेंगे। सबसे ऊपर जो हिस्सा है इसके अंदर ये होता है नास द्वार, जो हमारे नाक होते हैं जिसको नासिका कहते हैं। इसके अंदर से ये सांस जो ऑक्सीजन या हवा जितनी भी है वो इसके अंदर से जाती है, O2 भी होती है जिसके अंदर। अब ये क्या करता है, उसके अंदर बहुत सारे धूल कण वगैरह होते हैं, उसको साफ करने के लिए आमतौर से धूम्र जो बाल होते हैं छोटे छोटे और श्लेष्मा होता है, तो वहां पे बाल उसको साफ कर देते हैं, ताकि जो साफ स्वच्छ हवा है वो शरीर के अंदर जाए। उसके बाद यहाँ पे आती है गर्शनी, गर्शनी के बाद यहाँ पे कंठ आता है। यह श्वास नली के ऊपर व गर्शिका के सामने उपस्थित एक नली है जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पे देखिए इनका काम क्या है, जो श्वास यहाँ पे जो गर्शनी है इसका काम क्या है, इसका काम देखिए हमारे शरीर में एक जो मुख गुहा है ना, वो दोनों के लिए ये हिस्सा है, वो दोनों के लिए काम करता है। हवा भी यहाँ से जाती है, खाना भी यहीं से जाता है, उनको अलग अलग करने का काम भी वहां यहाँ पे इस हिस्से द्वारा किया जाता है। उसके बाद ये श्वास नली होती है, जो श्वास लेते हैं हम तो वो अंदर के जाता है। इसके चारों तरफ वलय बने हुए होते हैं, छोटे छोटे उपास्थि वलय ये बने हुए होते हैं। वो क्या काम करते हैं, उपास्थि है, अस्थियां नहीं उपास्थियां हैं, और ये क्या करते हैं कि उसको सिकुड़ने से बचाते हैं, तो ताकि उसमें सिकुड़न ना हो, सांस लगातार चलता रहे। और यहाँ पे श्वास नली होती है इसके अंदर, और यहाँ ये बनती है श्वसनी, और कुपिकाएं यहाँ पे इसके चारों तरफ होती हैं। फिर श्वसनी के बाद फिर कुपिकाएं आती हैं। कुपिका का बड़ा चित्र यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। यही जो फेफड़ों के अंदर जो हमारे अंदर होती है वो होती है, यहाँ पे बहुत सारा जाल बने हुए होते हैं इस तरह के रक्त कोशिका, श्वसनी के छोटे छोटे, और जहां उसमें बहुत सारा रक्त होता है वो ऑक्सीजन को लेने देने का कार्य यहीं से होता है। ये फुफ्फुस लंग्स जिसको फेफड़े कहते हैं वो है। कैसे काम करता है, अभी 5 मिनट हम एक्स्ट्रा अब मैं आपकी ओर लूंगा, क्योंकि फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं, को इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो देखिए यहाँ पे पसलियां, जो हमारी पसलियां सांस लेते हैं तो भर जाती, क्योंकि जो कुपिकाएं होती हैं वो ऑक्सीजन को, वहां पे जो हवा है उसको अपने अंदर सोख लेती हैं, और फिर उसके अंदर से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो काम करते हैं वो अलग करने का कार्य करते हैं। तो इस तरीके से जब हम सांस लेते हैं तो ये फूल जाती हैं, हवा को अपने अंदर चूस लेती हैं, डायफ्राम जो है वो फ्लैट हो जाता है, और सांस छोड़ते हैं तो ये नीचे की तरफ दब जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे काम होता है। अब ये तो था मानव के अंदर हमारा जो शोषण होता है उसके अंदर, पर जलीय जीवों में शोषण कैसे होता है। जलीय जीवों के अंदर जल में बात करें तो कम ऑक्सीजन होती है, कम ऑक्सीजन होती है, तो वहां पे क्या किया जाता है कि मछली का हम उदाहरण देखें तो ये क्या करती है, यहाँ से अपने मुंह से पानी लेती हैं, और पानी के अंदर ऑक्सीजन जो घुली हुई होती है, क्योंकि वहां पे कम ऑक्सीजन होती है, तो इसके गिल्स या गलफड़े जिसको कहा जाता है इसमें भेजती है। यहाँ पे ये गलफड़े क्या करते हैं, उसमें से ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं और शरीर को भेजते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जलीय जीव ऑक्सीजन लेते हैं। परंतु जीव सिर्फ, ये तो जलीय जीवों की बात थी, इसके अलावा देखिए त्वचा से भी ऑक्सीजन ली जाती है, त्वचा से भी शोषण होता है, जो वायु लेती जाती है। केंचुआ उसका उदाहरण है, केंचुआ त्वचा के द्वारा शोषण करता है। अब ये बात तो थी, ऑक्सीजन ले ली हमने, हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्व चले गए। अभी हमने जब जैव प्रक्रम की बात की थी, जैव प्रक्रम में हमने डिस्कस किया था कि उसको पहुंचाना भी होता है और कोशिका तक, तो पहुंचाने का काम जो होता है वो वहन करता है। ये वहन कैसे होता है, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे रक्त द्वारा, रक्त जो है वो वहन का कार्य करता है। रक्त के अंदर बहुत सारे पदार्थ, जो भी पदार्थ हैं वो सारे मिले होते हैं, आगे चल के हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो इस पूरे तंत्र को जो ये ले जाने वाला होता है उसको हम कहते हैं संवहन तंत्र। तो ये संवहन तंत्र होता है। प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या करता है, भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ का विलीन रूप में वहन करता है, जो नसों में से चलता है उसको प्लाज्मा कहते हैं। तो इसी के अंदर होता है, जो खाने से जो पॉइंट्स लिए गए हैं वो जो इंपॉर्टेंट जो पोषक तत्व हैं वो सारे इसी के साथ चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे होता है ऑक्सीजन, वो लाल रुधिर कोशिकाएं आपने पढ़ी हैं, उसकी सहायता ये देख रही होंगे आपको चित्र के अंदर, ये लाल रुधिर कोशिकाएं हैं, ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती हैं और अपने साथ लेके जाती हैं।
हर हिस्से तक पहुंचाती है और इस तरीके से चलता है सारा का सारा। अब परंतु ये जब पहुंचेंगी, आपको पता है कि ये ले अपने आप तो चलेंगी नहीं, तो उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, ये काम किया जाए। अब देखिए शरीर बहुत बड़ा होता है, हम अलग अलग प्रकार के जीवों का, तो हर कोशिका तक पहुंचे तो इसके लिए पंपन की जरूरत पड़ेगी, पंप करने की जरूरत पड़ेगी, दबाव देने की जरूरत पड़ेगी, और वहां से हमें लेना भी है। तो इस तरीके से पूरा कार्य करता है, और हमारे शरीर में ये कार्य करता है, लिख दीजिए नाम आपको पता है तो। और उसके अलावा टूट फूट का कार्य भी ठीक करना पड़ता है यहाँ पे। तो नलियों के एक परिपथ की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो इस काम के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ी। एक पंप की जरूरत पड़ी, दूसरा नालियों की जरूरत पड़ी, और तीसरी जरूरत पड़ती है हमें यहाँ पे टूट फूट करने के लिए, जो उसको टूट फूट करे, उसके लिए टूट फूट की मरम्मत करे। तो उसके लिए जो कार्य करता है वो करता है हमारा हृदय, कार्य करता है ये। तो हृदय के द्वारा किया जाता है ये। हृदय के ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी 10वीं कक्षा के लिए। तो ये आप जरूर इस चित्र को करें, पेपर एग्जाम में आता है, लगभग हर बार आता है। तो यहाँ से क्या करती है, ये महाधमनी है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे महाशिरा है। ये क्या करती हैं, दायां आलिन, ये है दायां निलय, ये बायां आलिन, बायां निलय। ये क्या करते हैं, एक हिस्सा जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है, और दूसरे हिस्से के अंदर जो ऑक्सीजन युक्त, ऑक्सीजन के साथ होता है, वो होता है। तो धमनी और सिरा, जो सिराएं हैं, वो जो सिरा वाला पार्ट है, महासिरा जिसको कहते हैं, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लिए हुए होता है, जो शरीर से, बाकी शरीर से आता है, और ये महाधमनी ये शरीर की तरफ जाता है। ये तो इस तरीके से काम करता है। ये भेजता है फेफड़ों के अंदर, और वहां से और शरीर से लेता है, और यहाँ पे फेफड़ों से लेता है और दूसरे शरीर को भेजता है। तो ये सारा काम होता है फुफ्फुस, धमनियां, लंग्स के अंदर। क्या कहें दोनों का कार्य, धमनियां जो होती हैं, धमनियां लाल रुधिर वाहिकाएं, जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक लेके जाती हैं। धमनियां ऑक्सीजन जो हृदय से शरीर की तरफ जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन सभी को चाहिए। और उच्च रक्तदाब होती है, तो इसलिए भित्ति मोटी होती है और लचीली होती है, वाल नहीं होते इनके अंदर। जबकि फुफ्फुस, उनके अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो वो शरीर से हृदय की तरफ आती है। ज्यादा मोटी नहीं होती क्योंकि इनके अंदर दबाव नहीं होता। तो वाल्व होते हैं, ये सतही होती है हमारे शरीर के ऊपर जो दिखाई देती है, वो फुफ्फुस सिराएं होती हैं। टूट फूट की मरम्मत के लिए जो होता है, कार्य करता है, वो प्लेटलेट्स हमारे शरीर के अंदर होती है, वो जम जाती हैं यहाँ पे, जिसके कारण थक्के जम जाते हैं, और थक्के जम जाने से वो मरम्मत करती रहती है। तो यहाँ पे मरम्मत का भी कार्य पूरा हो गया। तो तीनों कार्य यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। और अंत में हम बात करेंगे यहाँ पे लासिका की। लासिका प्रणाली एक तरीके से सीवेज प्रणाली के रूप में कार्य करती है, जो रक्त को फिल्टर करती है। प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाओं में इसकी मुख्य भूमिका होती है। लासिका प्रणाली जो सीवेज प्रणाली के तरीके से काम करती है। तो ये प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाएं जितनी भी होती हैं, उसमें ये काम करती हैं, हमारे शरीर को सुरक्षा देती हैं। तो ये था आज का जो आपके साथ जैव प्रक्रम का वो अध्याय था, वो आप सभी ने सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने इसको सीखा होगा और अपनी नोटबुक के अंदर भी नोट किया होगा। मुझे यहाँ पे आपके बहुत सारे कमेंट्स और क्वेश्चंस यहाँ पे दिखाई दिए, तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आप सबने पार्टिसिपेट किया इसके अंदर। और यहाँ पे मैं आप सभी को एक चीज़ और कहूँगा कि इस जब भी वीडियोस आप देखें तो नोटबुक लेके देखें, उसको वहीं पे खत्म ना करें, उसके बाद उसको एक बार दोबारा रिवाइज करने की कोशिश कीजिए, सो दैट कि इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको यहाँ पे मिल सके। तो आपका कोई भी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। आई विल वेट फॉर 2 मिनट्स मोर। अभी 2 मिनट के लिए और इंतजार करेंगे। यहाँ पे आपकी तरफ से भी बहुत धन्यवाद मिल रहा है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप सभी। बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ लाइव इंटरेक्शन करके, और जिस तरीके से आपने यहाँ पे कमेंट्स किए हैं, बहुत अच्छे। आप ज़रूर बहुत अच्छे कामयाब भी होंगे, अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर द डे। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।